हेलो, वेलकम बैक टू योर चैनल गाइस, वे फॉर जॉब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट का एग्ज़ाम 23 तारीख को होने जा रहा है। दोस्तों, उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट ईवीएस के क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, जिसकी सीरीज 22 जनवरी तक चलेगी। तो दोस्तों, जैसे कि आज 17 तारीख है, लगभग 4 दिन आपको ये सीरीज़ देखने मिलेगी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें ईवीएस के देखने मिलेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। दोस्तों, शीतोष्ण का मतलब होता है ठंडे प्रदेश। जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं उसको कहते हैं शीतोष्ण घास। तो दोस्तों, जहाँ ठंडे प्रदेश होंगे वहाँ शीतोष्ण घास के कौन से मैदान पाए जाएंगे, ये कह रहा है कि शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है, बताइए। कंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश नहीं है। तो दोस्तों, कंपास वाले जो प्रदेश हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश नहीं होते हैं। और बाकी जैसे डाउन्स, पंपास, पेरियार, ये दोस्तों प्रेरी है, प्रेरी। तो दोस्तों, डाउन्स जो है आपका कहाँ पाया जाता है, बताइए। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका में, पंपास अर्जेंटीना में और स्टेपी आपका एशिया में पाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। और बेल्ड पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कंपास शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। जहाँ जनसंख्या के हिसाब से हमें बताना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, जनसंख्या के आधार पर। तो दोस्तों, जनसंख्या के आधार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप एशिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, ये बात आपको याद रखनी है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर यह विस्तृत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। दोस्तों, में थारू जनजाति के बारे में बताना है कि हमारे यहाँ भारत में थारू जनजाति कहाँ पर निवास करती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में। ठीक, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। भारत सरकार द्वारा थारू लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा भी दिया गया है। अगर क्वेश्चन आता है थारू जनजाति किस में आती है, तो दोस्तों ये अनुसूचित जनजाति में आती है। ठीक है, इनका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और होता है कि थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाते हैं। आपको याद रखना है, थारू के लोग जो हैं, थारू जनजाति के, ऐसे याद रखना है कि जैसे हम दीपावली को खुशियों में मनाते हैं, तो थारू जनजाति के लोग उसको शोक का त्योहार के रूप में मनाते हैं। अगला, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। तो दोस्तों, भिलाई आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। भिलाई दोस्तों दुर्ग जिला है, छत्तीसगढ़ राज्य में, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? भिलाई, छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर का एग्जाम क्वेश्चन पेपर है जो आपके सामने इस समय चल रहा है। इसके बाद के जो क्वेश्चन आएंगे वो सब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो प्रीवियस ईयर नहीं होंगे। तो दोस्तों, अगला देखते हैं। वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। दोस्तों, आपको ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बताइए, 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ चली थी? दोस्तों, ये बम्बई से थाने के बीच चली थी। बम्बई से थाने के बीच चली थी। इसके बारे में 2-3 बातें हैं। जैसे 16 अप्रैल 1853 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे मार्ग पर यह चली थी। ये आपको याद रखने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए कि बम्बई से थाने के बीच पहली यात्री ट्रेन चली थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये लगभग 33 किलोमीटर के आसपास, 33-34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, और ये ब्रिटिश भारत की पहली ट्रेन थी। अगर क्वेश्चन आता है ब्रिटिश शासन में भारत की पहली ट्रेन कब चली थी दोस्तों, तो 1853 में 16 अप्रैल बम्बई से थाने के बीच। एशिया का सबसे बड़ा पुष्कर मेला आयोजित होता है। दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा पुष्कर मेला, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए। एशिया का सबसे बड़ा पुष्कर मेला सोनपुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है? सोनपुर में। दोस्तों, यह मेला नवंबर-दिसंबर में लगता है। इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, सोनपुर। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर। सोनपुर कहाँ पर है? कमेंट्स में आप बताइए मुझे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना। दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी। आपको याद रखना है, 1961 ईस्वी में। ठीक है,
समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? समता का अधिकार दोस्तों, ये हमें अनुच्छेद याद नहीं रहते हैं कि कौन से अधिकार में कितने अनुच्छेद है, तो मैं आपको ये वाला याद करा देता हूँ। समता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ समानता की बात करी जाती है, समान सबको न्याय मिलेगा, नौकरी के अवसर समान मिलेंगे सबको। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 14 से 18। लेकिन दोस्तों ये हमें याद कैसे रखना है? जैसे हमारे हाथों की 5 उंगलियां समान नहीं होती हैं, क्योंकि हमारे इस आर्टिकल में कहा तो गया है समानता के अधिकार, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अपवाद भी होते हैं, जैसे SC, OBC, ST इन जातियों को विशेष आरक्षण प्रदान है। तो यहाँ पर जैसे हमारे हाथ में कितनी उंगलियाँ होती हैं? 5 उंगलियाँ। तो दोस्तों एक हो गया आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, पांचों समान नहीं होती हैं, तो वही समता का अधिकार है। ये भाग 3 में इसको उल्लेख किया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं आप बताएंगे और कौन से को हटा दिया गया है। किस देश में लचीला संविधान लागू होता है? तो दोस्तों लचीला संविधान यूनाइटेड किंगडम में लागू है, बात आपको याद रखनी है, यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान है। अगला है पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो दोस्तों पूर्वा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए पहले। दोस्तों पूर्वा ग्रामीण अधिवास की एक इकाई है, इसे जो है अंग्रेजी में हेमलेट कहते हैं, ठीक है। ये जो है मतलब अलग अलग विभिन्न राज्यों में जो है पूर्वा के अलग अलग शब्द होते हैं। जैसे राजस्थान में इसे धानी, महाराष्ट्र में पाड़ा और दक्षिण बिहार में विशेष रूप से मगध डिवीजन में इसे विघा कहा जाता है। सामान्यतः पूर्वा क्या होता है? पूर्वा में कम संख्या में अधिवास होता है। पूर्वा क्या होता है? कम संख्या में अधिवास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा पूर्वा ग्रामीण अधिवास की एक इकाई है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो दोस्तों आपको बताना है कि ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। कहाँ पर ये? अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में स्थित है। दोस्तों याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप में है, ये ज्वालामुखी पर्वत है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? दोस्तों ये तो आपको पता होगा, एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में, ठीक है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। मानसूनी वन पाए जाते हैं। दोस्तों जैसे हम मानसूनी वन क्या होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। दोस्तों मानसूनी वन में जो सामान्यतः वर्षा होती है, इसमें इसका आंसर है 70 से 200 सेंटीमीटर। 70 से, जैसे हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो दोस्तों मानसूनी वन पाए जाते हैं 70 से 200 में। मानसूनी वन को शुष्क वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊँ, पर्णपाती होता है जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आर्थिक दृष्टि से। क्वेश्चन आता है कि आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन कौन से होते हैं? तो दोस्तों पर्णपाती वन होते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी लकड़ियों का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका शीशम, साल, सागौन, इस तरह से। कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार कहाँ है? दोस्तों आपको ये बताना है। कार्बी एंगलोंग पठार दोस्तों ये एक प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। कैसा पठार है? प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों। यह पठार भारत के उत्तर पूर्व के राज्य मेघालय में स्थित है। तो दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है मेघालय में कौन सा पठार है? तो कार्बी एंगलोंग पठार है दोस्तों, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 300 से 400 मीटर के आसपास है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम है, मासिनराम, ठीक है, आपको याद रखना है क्वेश्चन। दोस्तों विश्व की सबसे अधिक वर्षा मेघालय में ही क्यों होती है? क्योंकि हमें याद रखना है वहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। जब मानसून आता है तो गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियों में विशेषकर वो फंस जाता है, और दोस्तों वहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा कराता है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? लेह में, ठीक है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो दोस्तों कहाँ पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है? भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कहाँ की गई है? पंचायती राज संस्थाओं में। किस अनुसूची में पंचायत की बात कही गई है? कमेंट करके बताइए। वैसे चलिए मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, हमें उससे रिलेटेड काफ़ी सारी बातें भी सीखनी है। अनुसूची 11 के अंदर पंचायत राज की व्यवस्था है। सबसे पहले पंचायत की स्थापना करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन।
किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? कम से कम 35 वर्ष। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों, ये बायो का क्वेश्चन आ गया है आपका। तो दोस्तों कोशिका झिल्ली बनी होती है। दोस्तों कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली जो है विभिन्न पदार्थों के कोशिका के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने का एक नियंत्रण रखती है दोस्तों। इसलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर बदलता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का काम बताना है आपको। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? इसका काम है विद्युत विभव को। ट्रांसफार्मर किसको बदलता है? विद्युत विभव को। ट्रांसफार्मर का किरोड़ जो है पटलित भंवर धाराओं को कम करने के लिए होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, आपने घर में स्टेबलाइजर देखे होंगे, उसके अंदर ट्रांसफार्मर छोटे छोटे होते हैं, वो तांबे की प्लेटें होती हैं बहुत सारी। ये जो है बिजली को ना इसके विद्युत के विभव को कंट्रोल में करता है दोस्तों ये। ठीक है, निर्दिष्ट धारा में उपयोग नहीं किए जाते। ठीक है, ये याद रखना है। तो इसका आंसर क्या था? ट्रांसफार्मर किसको बदलता है? विद्युत विभव को। ठीक है, वह मूल जिसमें बाह्य दलपुंज, पंखुड़ी, पुंकेश्वर एवं स्त्रीकेशर उपस्थित होता है। दोस्तों वह मूल बताइए किसमें होता है दोस्तों? जिसमें बाह्य दलपुंज, पंखुड़ी, पुंकेश्वर और स्त्रीकेशर। दोस्तों ये सब पुष्प के भाग हैं। किसके? ऐसा कौन सा पुष्प है जिसमें बाह्य दलपुंज, पंखुड़ी, पुंकेश्वर एवं स्त्रीकेशर उपस्थित होता है? दोस्तों क्या कहलाता है? उसे कहते हैं दोस्तों पूर्ण फूल। पूर्ण फूल, उसके अंदर उसके सारे भाग हैं, तो वह क्या कहलाएगा? पूर्ण फूल। अगला, राइबोसोम बना होता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइबोसोम किस चीज़ से बनता है दोस्तों? तो राइबोसोम बना होता है दोस्तों आरएनए एवं प्रोटीन से। ठीक है, राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? दोस्तों ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती संस्था की स्थापना की गई थी। दोस्तों इन्होंने 1921 में विश्व भारती संस्था की स्थापना की थी। दोस्तों बेसिकली विश्व भारतीय केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यह विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के काफ़ी प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है 1913 ईस्वी में। ठीक है, इन्हें और एक क्वेश्चन और आ जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। इनको दोस्तों गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है गुरुदेव के नाम से निम्न में से किसको जाना जाता है? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, अगला, निम्न में से बेमेल है। तो दोस्तों हमें ये बताना है कौन सा इसमें से गलत मिला हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहला ही हमें नज़र आ रहा है इसमें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ये दोस्तों अहमदाबाद में नहीं है, यह तिरुवनंतपुरम में है, केरल में। कहाँ है? केरल में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण हैदराबाद में। ठीक, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है, जिसे महाअधिवक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाअधिवक्ता। दोस्तों ये आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख है महाधिवक्ता का। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, यह जो है महाधिवक्ता के लिए जो वो हैं योग्यताएं, वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के समकक्ष योग्यता होनी चाहिए इसकी। ठीक है, और दोस्तों ये तो राज्य का हो गया। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन हो गया? एडवोकेट जनरल। तो दोस्तों अगर कोई पूछ ले भारत का सबसे बड़ा विधिक पदाधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों उसे कहते हैं महान्यायवादी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति जो है महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, और ये आपके महान्यायवादी राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, किसको सामान्य बोलचाल में भारत का पास्त्र पुरुष या मिसाइल मैन कहा जाता है? दोस्तों ये देखिए इन्होंने ब्रैकेट में मिसाइल मैन यहाँ दे दिया है, तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन सही कर सकते हैं बच्चे, लेकिन अगर इस तरह से आता है भारत का पास्त्र पुरुष कैसे कहा जाता है, तो कुछ गलत होने के चांस हो जाते हैं बच्चों के। तो दोस्तों क्या हो सकता है इसका आंसर बताइए? सभी को पता है ये तो दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन है भारत के मिसाइल मैन, किसको कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ठीक, अगला क्वेश्चन, मोती किससे निकाला जाता है? तो दोस्तों मोती, आपने मोती देखे होंगे, कहाँ से निकलते हैं दोस्तों मोती? मोती समुद्र से मिलते हैं हमें। तो दोस्तों मोती निकलता है कहाँ से? पिकटेडा से निकलता है। ठीक है, ये जो मोती होता है ना दोस्तों, ये दरअसल मोती कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किस चीज़ का? कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक, और जो CP एक समुद्र सेल है, ये जीव की सुरक्षात्मक बाहरी परत होती है। ठीक है, ये जो अगला इसका B ऑप्शन है CP का। और दोस्तों घोंगा क्या होता है? घोंगा एक अमेरुदंडीय प्राणी है जो नदी युक्त घास के मैदान में पाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? पिकटेडा। अब याद रखना कि मोती किससे निकाला जाता है? पिकटेडा से। मोती किसका होता है बना हुआ दरअसल? किसका? अभी मैंने बताया आपको, कमेंट करके बताइए आप मुझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? अपच, दोस्तों अपच क्या होती है? पेट में हमारी जब कोई प्रॉब्लम होने लगती है तो कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? एंटासिड दवा। कौन सी दवा? एंटासिड। अगला क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ये तो आपको पता ही होगा, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको सभी क्रांति याद रखनी है। यूपी टेट के एग्जाम में ज़्यादातर एक क्रांति पूछ ली जाती है। तो दोस्तों गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो झींगा से है। झींगा, ये है इसका आंसर, गुलाबी क्रांति झींगा। अगर पूछ लें कि भारत में हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, तो दोस्तों 1966-67 में भारत में हरित क्रांति आई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति के जो जनक थे, विश्व में हरित क्रांति कौन लाया था? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक, ये याद रखना है आपको। विटामिन E की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों विटामिन E की विशेषता लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं में सहायता करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। आपने सुना होगा बांझपन हो जाता है विटामिन E की कमी से। कीट भक्षी पौधों के द्वारा कीटों के भक्षण करने का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों आपने देखा होगा कीट भक्षी पौधे होते हैं, जैसे कोई कीट आके बैठता है तो वो उसको एकदम खा लेते हैं। तो वो क्या है? उन्हें नाइट्रोजन प्राप्त करनी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए। निम्न में से किसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों? मास्टर ग्लैंड। किसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मास्टर ग्रंथि का। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने दिया है। 180 डिग्री अंश देशांतर को पश्चिम से पूर्व पार करने पर एक दिन जुड़ जाता है। ठीक, पूर्व से पश्चिम। दोस्तों ये जैसे हमारी पृथ्वी है, एक मिनट रुकिए है दोस्तों, हमारी पृथ्वी है जिस तरह से ये, तो दोस्तों यहाँ पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं इस तरह से, ये सीधी आ रही है इसमें तो पूरे में। तो दोस्तों 180 डिग्री देशांतर। दोस्तों मान लीजिए ऐसा मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, आप यहाँ खड़े हैं और आप इसको इधर से इधर इस तरह पार कर देते हैं, ये पूरब ये पश्चिम। ठीक, अगर यहाँ बीच से आप इसको यहाँ पार कर दिया आपने 180 डिग्री देशांतर जहाँ होगा, तो दोस्तों आप अगले दिन में पहुँच जाएंगे। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों क्वेश्चन अगला है कि पहली भारतीय महिला
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, दोस्तों सबको पता है सरोजिनी नायडू बनी। हमें ये तो याद है कि सरोजिनी नायडू बनी, हमें थोड़ा सा एक कदम और आगे याद करते चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है या तो वो भारी हो जाता है या कुछ वो बदल के पूछने की कोशिश करता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो भारतीय महिला थी, ये पहली राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष, ये किस अधिवेशन में और किस सन में बनाई गई थी। तो दोस्तों 1925 ईस्वी, 1925। तो दोस्तों 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू को कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता मिली थी दोस्तों। ठीक, ये आपको याद रखना है। अगला है टेंडन का निर्माण कौन करता है। दोस्तों टेंडन क्या होता है। टेंडन का निर्माण हमें याद रखना है कि श्वेत तंतु में ऊतक करते हैं दोस्तों। टेंडन हमारी हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ के रखता है। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन काफ़ी बार सुना होगा कि हड्डियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है, तो इसका आंसर है टेंडन। ठीक, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बताना है दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, 563 ईसा पूर्व। ठीक, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार होता है। दोस्तों पृथ्वी के केंद्र पर आपको वस्तु का भार बताना है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होगा। तो दोस्तों पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होगा। ठीक, और अगर हम याद रखते हैं इस बात को कि जैसे पृथ्वी के केंद्र पर 0 है तो वस्तु का भार 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर जी 0 होता है दोस्तों, जी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है वो 0 हो जाता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर भार 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दोस्तों आपको बताना है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किसके अंतर्गत आता है। दोस्तों ये आता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। ये तो दोस्तों सिंपल सन है, आपको याद रखना है 2005 में। ठीक, 2005 में क्या शुरू किया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, सभी को पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रतिभा पाटिल। ठीक, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था। तो दोस्तों ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजगुरु माना था। ठीक, ये देखिए दोस्तों अगला, अनैतिक यौन संबंधों से बिल्कुल दूर रहकर किस रोग की संभावना से बचा जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर है एड्स। एड्स से बचा जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एड्स जो है किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से या विषाणु की वजह से। तो दोस्तों याद रखना है ये विषाणु की वजह से होता है। ठीक है, प्रोटेस्ट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है दोस्तों। तो प्रोटेस्ट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे मौजूद होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिशय पोषण से तात्पर्य ओवर न्यूट्रिशन। दोस्तों अतिशय पोषण क्या होता है, अत्यधिक भोजन करना। ठीक, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सूर्य के प्रकाश को फोकस करने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सूर्य के प्रकाश को फोकस करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, अवतल दर्पण। गुरु पर्व और प्रकाश पर्व का संबंध किस धर्म से है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों गुरु पर्व और प्रकाश पर्व का संबंध सिख धर्म से है। किससे है, सिख धर्म से। याद रखना है गुरु पर्व, याद रखना है गुरु गोविंद सिंह, इस तरह से किसी भी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया। विविधता में एकता का अर्थ आपको पता होना चाहिए। विविधता का मतलब होता है काफी घना सब कुछ। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा बताइए। मुहावरे का निर्माण किया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, जवाहरलाल नेहरू ने।
कर्मा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, कर्मा पर्व झारखंड में मनाया जाता है। कर्मा बिहार में भी प्रचलित है दोस्तों। अगर झारखंड में आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, बिहार मिलता है, तो आप बिहार भी लगा सकते हैं। ठीक है, कर्मा पर्व झारखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रेक्स रोग होता है दोस्तों। एंथ्रेक्स रोग बताना है। एंथ्रेक्स रोग जानवरों और मनुष्य दोनों में होता है। ठीक, ये याद रखना है आपको। इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, एंथ्रेक्स एक जानलेवा संक्रामक रोग है। ठीक, ये याद रखना है, ये जीवाणु के कारण होता है। एंथ्रेक्स मानव के साथ साथ कई सारे जानवरों में, जैसे घोड़े, गाय, इन सब में हो जाता है। क्योंकि दोस्तों एंथ्रेक्स जीवाणु ना मिट्टी में मौजूद होता है। ठीक है, और ये कई वर्षों तक जो है सुप्त अवस्था में ऐसे पड़ा रहता है, लेकिन ये जो है मनुष्य और इनके लिए नुकसानदायक होता है। इसके होने की वजह से पता क्या होता है, त्वचा पर छाले, सीने में दर्द, उल्टी, दस्त, बुखार आदि ये सब सामान्य लक्षण इससे मिलते हैं देखने के। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए और बी, जानवरों में और मनुष्य दोनों में। ठीक, ये आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक, 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये तो आप सबको पता होगा, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा दोस्तों? और आपको ये भी बताना है लाइसोसोम होता क्या है। ठीक है, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? तो दोस्तों लाइसोसोम को सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डुवे ने देखा था। ठीक है, इसका आंसर है क्रिश्चियन डी डुवे। लाइसोसोम, राइबोसोम और दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी क्या होते हैं, कोशिका के अंग हैं दोस्तों, ये कोशिकांग। ठीक, इसको क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। ठीक, आत्महत्या की थैली, क्योंकि ये खुद को ही निकल जाता है। लाइसोसोम जब हमारा एंजाइम बनता है, एंजाइम को पचाने के लिए कुछ नहीं है, तो दोस्तों ये खुद को ही पचा लेता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या शक्ति गृह भी कहा जाता है। रेबीज के वायरस से ग्रसित कुत्ते के काटने पर निम्न में किस प्रकार की सुई लगवानी पड़ती है? ठीक, सिंपल पूछ रहा है कि कौन सा टीका लगता है रेबीज अगर आपको हो जाए कुत्ते के काटने से दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है, पाश्चर का टीका। ठीक है, जो रेबीज एक संक्रामक बीमारी है जो मनुष्य के साथ सभी प्रकार में गर्म खून वाले जीवों को प्रभावित करता है। ठीक है, पाश्चर टीका किस रोज की? ये देखिए दोस्तों, अभी ये पाश्चर टीका हमने ऊपर ही पढ़ा है, नीचे क्वेश्चन आ गया। पाश्चर टीका दोस्तों हाइड्रोफोबिया, क्योंकि दोस्तों जब कुत्ता काट लेता है ना तो पानी से डर लगने लगता है आदमी को, तो कहाँ किस लिए लगाया जाता है, हाइड्रोफोबिया में। हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं, पानी से डरता है जो इंसान, उसको हाइड्रोफोबिया होता है, और ये कुत्ते के काटने से हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सी महिला भारत से विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत थी? तो दोस्तों हमें सिंपल याद रखना है कि भारत से विदेश में नियुक्त की गई हमारे भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी दोस्तों? ठीक है, तो इसका आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित, भारत में विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत थी। ठीक, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन है, दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला। और दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों वो है लक्षद्वीप। ठीक है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में किन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है दोस्तों? किसको कहा जाता है वर्गीकी का जनक? कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, इसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे। ठीक, याद रखना है आपको, सिस्टेमा नेचुरे। ठीक, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ठीक, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन सी स्थान पर स्थित है दोस्तों? सबसे, ये मैं आपको इसके सारे स्थान बता ही देता हूं पहले, देखिए। दोस्तों देखिए, ये पहले नंबर पे आपका यहाँ, ये क्या है, ये है सूर्य।
सूर्य के सबसे पहले सबसे पास कौन सा है? बुध। कौन सा ग्रह है दोस्तों? बुध। ठीक, ये आपको याद रखना है। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है दोस्तों? पहले स्थान पर ही है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है? बुध के बाद आता है दोस्तों शुक्र। ठीक, शुक्र, ये दोस्तों एक्चुअली लिखा नहीं जा रहा है इससे, शुक्र। इसके बाद दोस्तों ये है आपकी पृथ्वी। ठीक, पृथ्वी के बाद आपका आता है मंगल। ठीक, आपको ऐसे याद रखना है, पृथ्वी और मंगल, हमने मंगल पर जीवन संभव होने की बात कही है, तो दोस्तों पृथ्वी और मंगल एक साथ में है। ये बुध के बाद बृहस्पति को आपको छोड़ना है, उसके बाद क्या है दोस्तों? तुरंत शुक्र। तो कैसे याद रखना है? बुध, बृहस्पति छोड़ देना है। अगर याद करना है तो दोस्तों बुध को मुंह से बोलिए और बृहस्पति को मन में रखिए। ठीक, शुक्र को मुंह से बोलिए। ठीक, बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी और मंगल एक साथ है, ये आपको याद रखना है। ये क्रम से बता रहा हूँ मैं आपको सूर्य के हिसाब से। ठीक, उसके बाद क्या आता है दोस्तों? यहाँ पृथ्वी के बाद मंगल आ गया, तो मंगल के बाद बुध तो आएगा नहीं, क्योंकि बुध तो यहाँ आ चुका है। तो क्या आएगा बुध के बाद? ये क्या है? बृहस्पति। ठीक, शुक्र हम यहाँ ले चुके थे, तो इसके बाद क्या आएगा? शनि। ठीक, तो क्रम देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य के बाद बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, और उसके बाद आते हैं अरुण और वरुण। ठीक, सबसे दूर कौन सा है? वरुण। सबसे पास कौन सा है? बुध। और सबसे ठंडा ग्रह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन सा है। ठीक, ये देखिए, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः प्रद्रव्य जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित होता है। दोस्तों ये अंतः प्रद्रव्य जालिका कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये भी कोशिका का एक अंग है। यह है दोस्तों बाहरी झिल्ली जो है राइबोसोम में अवस्थित होती है। कहाँ होती है दोस्तों? ये राइबोसोम। ठीक, बेलूर किस महान पुरुष से संबंध स्थान है? तो दोस्तों ये बेलूर स्थान जो है ये किस महापुरुष से संबंधित है, ये आपको बताना है दोस्तों। ये बेलूर एक मठ है, बेलूर मठ महान पुरुष हैं दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे दोस्तों? नरेंद्र दत्त, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम बताइए दोस्तों। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। ठीक, ये आपको याद रखना है। 17वीं लोकसभा का आप कमेंट करके मुझे बताइए कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष, चलिए मैं बता ही देता हूँ, नहीं आप कमेंट करके ही बताइए मुझे। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने विश्व के 7 आश्चर्यों का वर्गीकरण किया था दोस्तों? जो 7 अजूबे हैं हमारे दुनिया में, जैसे ताजमहल हो गया, इटली स्थित कोलोसियम है दोस्तों, चीन की दीवार है, इस तरह से वर्गीकरण किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था एंटी पेंटर ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है? दोस्तों तैरता हुआ क्या है मैं बताता हूँ। ये लोकटक झील है। लोकटक झील के ऊपर एक द्वीप है। जैसे आपने देखा होगा द्वीप क्या होता है, जो नदी, समुद्र या झील में उठा हुआ भाग होता है और उस पर हम जाकर बस जाएं, तो इस तरह से दोस्तों उसके ऊपर एक पार्क बनाया गया है। लोकटक झील के बीचों बीच यह एक द्वीप है उठा हुआ, उस पर पार्क बना हुआ है दोस्तों, वह है मणिपुर में। और कौन सा है दोस्तों? उस पार्क का नाम है केबुल लामजाओ पार्क। ठीक, लोकटक झील पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मणिपुर। फील पांव एलिफेंटाइटिस, तो दोस्तों ये इसमें पैर हाथी की तरह होने लगता है। ठीक, फील पांव कैसा रोग है दोस्तों, ये बताइए आप। तो दोस्तों फील पांव जो है एक दीर्घकालिक रोग है। ठीक,
दीर्घकालिक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है? दोस्तों कौन है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए? वनरोपण, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में कमी, हानिकारक कीटनाशकों का सीमित उपयोग, या इनमें से सभी। दोस्तों देखिए इस तरह के क्वेश्चन ना एग्जाम में सही से ध्यान से पढ़कर हम बिल्कुल सही कर सकते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। तो दोस्तों पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इनमें से सभी, ये सभी चीज़ें आवश्यक है दोस्तों। हानिकारक कीटनाशकों का सीमित उपयोग करें, ठीक, और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में कमी लाएं। ये थोड़ी ना है कि आप ऊर्जा को बेफालतू में इस्तेमाल किए जा रहे हैं दोस्तों, लिमिटेड हैं, समाप्त हो गई तो क्या करेंगे आप? वनरोपण, पौधे लगाएं, ठीक है। धनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दोस्तों धनसिरी नदी आपको बताना है। धनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी आरियां, लकीर या स्पोक्स हैं? दोस्तों कितनी तीलियां हैं ध्वज के बीच में, जो है कितनी तीलियां हैं दोस्तों? तो 24 तीलियां हैं, ठीक है। और तिरंगे को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, और तिरंगे का डिजाइन आपका पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे, ये बताइए आप, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, सूती वस्त्रों से भारी होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। क्या होते हैं? रोधक होते हैं, ठीक। ये अंदर ही गर्मी को रोक के रखते हैं, ये हमें याद रखना है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप ज़रूर बताइएगा आपको क्वेश्चंस कैसे लगे दोस्तों। रोज़ आपको मैं एक ऐसी सीरीज़ दूंगा, लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने मिलेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, कोई कमी हो तो मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए।